नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आज आपको पहले महाभारत का एक प्रसंग सुनाते हैं। द्वारकाधीश कृष्ण जब प्रजा कल्याण यज्ञ कर रहे थे, ठीक उसी वक्त एक ब्राह्मण उनके पास आया। उसने कृष्ण से गुहार लगाई कि मैं अपने 3 पुत्रों की अकाल मृत्यु की पीड़ा लेकर आपके सामने आया हूँ। आपके राज्य में माता पिता के जीवित रहते पुत्रों की मृत्यु का हमें शोक है और आप यहाँ यज्ञ कर रहे हैं। इस पर जब श्री कृष्ण ने उससे कहा कि मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं, तो ब्राह्मण ने कहा कि आपके चाटुकार सेवक आपको कैसे बताते। इस पर जब श्री कृष्ण ने उससे अनुष्ठान के बीच में उठकर जाने को विधि विरुद्ध बताया, तो ब्राह्मण ने कहा कि हिंसक, दुष्चरित्र और अन्याय होते देखने वाले राजा के चलते उसकी प्रजा हमेशा संकट में ही रहती है। जब श्री कृष्ण ने पुत्रों की मृत्यु को दुर्घटना कहा, तो ब्राह्मण ने कहा कि यह दुर्घटना नहीं, बहाने वो ढूंढते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, नपुंसक होते हैं। आप यज्ञ का बहाना बनाकर राज कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट भोग रही हो और राजा को लगता हो कि सब मंगल ही मंगल है, ऐसा राजा नरक में जाता है। द्वारका में अब नटों का राज है। ये प्रसंग लोकतंत्र के महान पर्व संसद भवन के लोकार्पण और ठीक उसी वक्त दिल्ली की सड़कों पर घसीटी जा रही बेटियों को देखकर याद आ गया, जिनके बारे में ट्रकों, बसों और टेम्पो से लेकर लाल किले से पहले चौकीदार, फिर प्रधान सेवक बने और अब राजा बन चुके पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते वक्त कहा था। दूसरी घटना भी 7 महीने पहले ही राजा पीएम मोदी द्वारा उज्जैन के महाकाल मंदिर के नए बने परिसर में स्थापित किए गए सप्तऋषियों की खंडित हुई प्रतिमाओं से जुड़ा है। महज 30 किलोमीटर की रफ्तार की आंधी से ये प्रतिमाएं गिर गईं। इसे दैवीय सत्ता के संकेत कहें या भ्रष्टाचार, ये प्रतिमाएं उसी परिसर में स्थापित थीं जिनके चारों तरफ घूम घूम कर पीएम मोदी ने खूब फोटो खिंचाए थे। वापस आते हैं पहलवानों के मुद्दे पर। जब दिल्ली के सड़कों पर पुलिसिया बर्बरता के बीच पहलवान और आंदोलन के लोग पीटे जा रहे थे, ठीक उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से दर्ज एफआईआर के बाद भी पास्को जैसे गंभीर धाराओं का आरोपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह बाकायदा आमंत्रण पर नए संसद में मुस्कुराते हुए सत्यमेव जयते लिखे शब्द वाक्य के सामने विजय मुद्रा में फोटो खिंचा रहा था और पीएम मोदी अपने राग में मगन थे। सालों पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति रहे जस्टिस एम काटजू ने कहा था कि देश की 90% जनता मूर्ख है, तब उनकी भरपूर निंदा हुई थी। लेकिन व्हाट्सएप, गोदी हो चुकी मीडिया और आईटी सेल के इस युग में उनकी बातों में अब दम दिखने लगा है। शायद ये बात मोदी और उनके कारिंदे भी बखूबी जान चुके हैं। इसीलिए उन्होंने बाकायदा प्लानिंग कर देश को दुनिया भर में शर्मसार करने में पूरी बेशर्मी दिखाई। अपने को हवाई विश्वगुरु मानने वाले पीएम मोदी क्या नहीं जानते कि पहलवानों के साथ हुए इस कुकर्म को गोदी मीडिया ने भले ही ना दिखाया हो, लेकिन दुनिया भर की मीडिया में काफी थू-थू मची हुई है। गले में सिलेंडर लटकाकर प्रदर्शन करने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जब रविवार को मोदी के गुणगान वाले ट्वीट कर रही थी, तब उनके ट्विटर के नीचे सैकड़ों लोगों ने पहलवानों के साथ हो रहे बर्बरता की फोटो शेयर की थी, जिसे उनका तंत्र पूरी बेशर्मी के साथ हाइड कर रहा था। इससे भी आगे निकलते हुए मानसिक तौर पर विकृत या हो सकता है किसी तरह का नशा करने वाला एक पूर्व आईपीएस डॉक्टर एनसी अस्थाना है, जो कि केरल पुलिस का पूर्व डीजीपी बताया जा रहा है। रिटायर्ड आईपीएस डॉक्टर एनसी अस्थाना ने ट्वीट कर लिखा, जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, मगर तुम्हारे कहने से नहीं। अभी तो सिर्फ कचरे के बोले की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वह जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है।
फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। इस ट्वीट के जवाब पर बजरंग पुनिया ने अस्थाना को जवाब दिया कि ये आईपीएस ऑफिसर हमें गोली मारने की बात कर रहा है। भाई सामने खड़े हैं, बता कहाँ आना है। गोली खाने कसम है पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पे खाएंगे तेरी गोली, यही बाकी रह गया है। अब हमारे साथ करना तो ये भी सही। ताज्जुब की बात है कि अभी तक ऐसे घटिया, विकृत, नीच मानसिकता वाले पुलिस अधिकारी रहे हैवान पर ना तो कोई कार्रवाई ही की गई, ना आईपीएस एसोसिएशन ने ही इसकी कोई निंदा की है। दूसरे साहब इनसे भी महान हैं। दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था दीपेंद्र पाठक ने कैमरे के सामने कहा कि पहलवानों ने जो किया वह बेहद गैर जिम्मेदाराना था। अब हम उन्हें विरोध प्रदर्शन नहीं करने देंगे। उन्होंने कानून तोड़ा और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे। हमने इलाके को साफ कर दिया है। अब शांतिपूर्ण तरीके से आज़ाद भारत में मार्च निकालना किस तरह राष्ट्र विरोधी है, ये दर्शाता है कि एक राजा बन चुके प्रधानमंत्री के चाटुकार क्या क्या कर सकते हैं। इनसे भी बड़े एक चाटुकार हैं फिल्म निर्माता अशोक पंडित। उन्होंने तो पहलवानों को अर्बन नक्सली तक कह दिया। कहे भी क्यों ना, जब राजा इसी से खुश हो रहा हो तो ये कहना जरूरी भी है। बहरहाल अपने ऊपर लगे आरोपों पर बात करते हुए साक्षी मलिक ने कहा कि हम शांतिपूर्वक मार्च करना चाहते थे, करने नहीं दिया गया। हमने जाने का अनुरोध भी किया, लेकिन जब आगे बढ़ना शुरू किया तो उन्होंने धक्का देना शुरू कर दिया। पुलिस ने हमें हिरासत में ले लिया तो हमने इसका विरोध किया और फिर हमें हिरासत में ले लिया गया। जब एक महिला पर 20-30 लोगों का बल लगा हुआ हो तो हम कहां से दंगा फसाद कर सकते हैं। हम तो सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहे थे कि हमें मत लेकर जाओ। हमने कोई दंगा फसाद नहीं किया, किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप वीडियो देख सकते हैं। ये कहना है साक्षी मलिक का। ताज्जुब की बात यह है कि जिन पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एक अदद एफआईआर तक नहीं लिखी थी, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया, उसी दिल्ली पुलिस ने पहलवानों पर बर्बरता करने के महज 7 घंटे के अंदर शीर्ष पहलवानों साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, दिनेश फोगाट और संगीता फोगाट सहित सैकड़ों लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 दंगा करना, 148 घातक हथियारों से लैस होकर बलवा करना, 149 गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करना, 352 किसी व्यक्ति पर गंभीर तथा आकस्मिक उत्तेजना के बिना हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना, 353 लोक सेवकों के कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला और 186 लोक सेवक की ड्यूटी में बाधा डालने के तहत प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इसी बीच जिंद में खापों व किसानों ने पंचायत कर ऐलान किया कि दिल्ली में दूध, सब्जी, फल और अन्य सामान की सप्लाई को अब वो बंद करेंगे। किसान आंदोलन की तरह दिल्ली को चारों तरफ से घेरा भी जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ देश के लिए ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों से पदक लाने वाली लड़कियां, जिनके साथ एक जमाने में प्रधानमंत्री मोदी फोटो खिंचा रहे थे और उनके माता पिता को अपने घर का बता रहे थे, उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री के पास खूब समय है। नए संसद के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक में राग माला तमाम तरह के ताम झाम के लिए उनके पास खूब समय है। लेकिन दिल्ली में 35 दिनों तक आंदोलनरत रही पहलवानों के लिए उनके पास समय नहीं था। शायद इसीलिए उन्होंने पुलिस को इशारा कर कर पहलवानों को वहां से हटवा दिया। अब ऐसे में एक शख्स याद आता है, शायद आपको भी याद आ रहा हो, अन्ना हजारे, जिन्होंने बीते कांग्रेस सरकार के अंतिम दिनों में नाक में दम करते हुए दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबा आंदोलन चलाया। हर तरफ अन्ना अन्ना और उनकी टोपियां ही दिख रही थीं। कहा जाता है कि उन्हें आरएसएस ने फंडिंग की थी और वो आरएसएस के कहने पर ही
इतना बड़ा आंदोलन चला रहे थे। उनके आंदोलन से ही निकलकर किरण बेदी, अनुपम खेर, मनोज तिवारी, रवि किशन, मेजर बीके सिंह जैसे शख्स, दिल्ली के अब मुख्यमंत्री बन चुके अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, कुमार विश्वास, ये सब अब कहीं ना कहीं स्थापित हो चुके हैं। लेकिन वही अन्ना हजारे अपने गांव रालेगांव सिद्धि में चद्दर तान कर सो रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें केंद्र सरकार ने वीवीआईपी सुरक्षा दे दी है। उन्हें इन बहादुर लड़कियों, पहलवान लड़कियों के दर्द की गूंज नहीं सुनाई दे रही। शायद अन्ना अब मजबूर हैं या मजबूर कर दिए गए हैं। ये आप सोचिए। धन्यवाद।